हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कैसे चलता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी इकोनॉमी का हमने फर्स्ट लेक्चर में मीनिंग क्या समझा था, कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। ठीक है, कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। तो वो जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन पूरी कंट्री में होता है उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो पैसे को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम या फिर फाइनेंस। पैसे को मैनेज करने को क्या कहते हैं? फाइनेंस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी होना उसका बैकबोन क्या होगा? फाइनेंस होगा। माने कि कोई भी इकोनॉमी चलेगी तो आखिर में पैसे पे ही, करेक्ट। तो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी होती है ना उसका बैकबोन क्या होता है? फाइनेंस होता है। और फाइनेंस का मतलब देखो मैंने सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। जो पैसे को मैनेज करना होता है, मैनेज माने यहाँ पर सिंपल मीनिंग मैनेजमेंट का क्या लेंगे? संभालना। पैसों पैसों के रिलेटेड सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको संभालना, उनको रेगुलेट करना, उनको सही तरीके से सही फ्लो में चलने देना, उसे कहते हैं फाइनेंस। चलो, तो फाइनेंस कितने तरीके के हो सकते हैं? ऐसे कितने तरीके के संभालने वाली चीज़ें हो सकती है? तो पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है। तो अभी पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? अपने जैसे इंडिविजुअल लोगों का फाइनेंस, यानी कि अपने इनकम है, एक्सपेंडिचर है कि सैलरी कैसे आएगी, या फिर जो बिजनेसमैन है तो वो उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसके खर्चे कैसे मैनेज होंगे, वो सारी चीज़ों का देखभाल करना, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना, उसे ही क्या कहते हैं? फाइनेंस। ठीक है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस माने जैसे कि कोई कंपनी है, रिलायंस है, तो रिलायंस के कितने प्रोडक्शन होने वाले हैं, क्या नए नए प्लांट्स आने वाले हैं, क्या नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या चीज़ें और कर सकती है मार्केट में। जैसे जियो का वो लोग ने अभी अभी रिसेंटली 5G लॉन्च किया है। फिर मैंने एक लेक्चर में बताया था शायद, कुछ वो लोग ऐसा लैपटॉप डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो लोग सिम कार्ड इंसर्ट करके सारे काम एक ही में, लैपटॉप में से मोबाइल और लैपटॉप को एक ही में यूज़ करने वाले हैं, वैसी सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कैसे आएँगे, कैसे खर्च होंगे, कितने पैसे लग सकते हैं, उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ से लाएँगे, वगैरह-वगैरह चीज़ें, ठीक है? फिर दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे बताओगे, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड हम पूरा एक चैप्टर इन डिटेल पढ़ चुके हैं। जिसका ब्रीफ मीनिंग था पब्लिक फाइनेंस माने गवर्नमेंट के फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट के इनकम, या गवर्नमेंट के इनकम में हमने पढ़ा था कि टैक्सेस, फिर फीस, लेट फीस, जो फिर ये पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज कर दे, वो सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं, स्कूल्स जो होते हैं, फिर कॉलेजेस। मैंने बोला था आपके कुछ बच्चे जो होंगे वो एडेड कॉलेज में होंगे, तो एडेड कॉलेज में जो डिस्काउंटेड प्राइस पे आप पढ़ते हो तो वो कैसे होता है? तो वो गवर्नमेंट जो उसका डिस्काउंट देता है, गवर्नमेंट उसकी फीस देती है, बराबर। ठीक है, ओके। चलो, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंस एक होता है, और फाइनेंशियल सिस्टम माने ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था जो जिम्मेदार है फॉर मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। मोबिलाइज माने पता है क्या होता है? एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। एलोकेट करना माने जहाँ चाहिए वहाँ लगाना, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है ना, वो हेल्प करता है आपको, या रिस्पॉन्सिबल है वो किस चीज़ के लिए? मोबिलाइज करने के लिए और एलोकेट करने के लिए फंड, ठीक है। चलो, ओके। सो अभी इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो देखो कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज, बराबर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ होते हैं। लेकिन अपने को ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। अपने को क्या पढ़ना है? अपने सिलेबस में सिर्फ ये एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। अपने सिलेबस में एक ही चीज़ है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी फाइनेंशियल मार्केट का भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट माने क्या होता है? जहाँ पर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कितने पीरियड के लिए होते हैं? अप टू 12 मंथ और 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ या उससे कम के लिए, या 1 ईयर या उससे कम के लिए होते हैं। और कैपिटल मार्केट में कितने होते हैं? 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होते हैं।
ठीक है। अभी मनी मार्केट ये एक बार मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम एक बार जब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो मनी मार्केट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माने क्या होता है पता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का या किसी चीज़ का कंट्रोल होता है या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड माने किसी का उस पे कंट्रोल नहीं होता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या-क्या आता है? सबसे पहले आरबीआई। आरबीआई क्या होती है? अपने इंडिया की जो है वो सेंट्रल बैंक है, जो क्या करती है? आरबीआई के फंक्शंस भी अपने सिलेबस में है, आगे-आगे अपन पढ़ेंगे, सब आंसर तो मैं आपको बताऊँगा। कि आरबीआई क्या होती है? सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक को और क्या कहा जाता है? अपेक्स बैंक कहा जाता है। यानी कि इंडिया में जितनी भी बैंक है ना, वो बराबर फंक्शन कर रही है कि नहीं, वो आरबीआई देखेगी। फिर जैसे कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने में मदद करेगी, एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज़ बताएगी कि आपको यहाँ पर खर्चे करने चाहिए। अब या इंडिया को या कोई भी कंट्री जैसे सेंट्रल बैंक होती है, उसका काम ही वो होता है। जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, बाकी हर कंट्री की अलग-अलग कोई सेंट्रल बैंक होती है। तो वो असिस्ट करती है गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में, उनकी पॉलिसी बनाने में मदद करती है कि आपको पैसे कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ पे जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल माने देखो नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल। कमर्शियल माने क्या होता है? जो पैसों के लिए काम करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, उनका मोटिव क्या होता है पता है? प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव होता है। और कोऑपरेटिव बैंक का मोटिव क्या होता है? कि छोटे-मोटे जो बिज़नेसमैन हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे बिज़नेस वगैरह करने के लिए हेल्प करना, वो सारी चीज़ें। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेवलप करने में मदद करे, वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये क्या होते हैं पता है? जो आपको छोटे-छोटे ट्रेडर को छोटे अमाउंट ऑफ जो शॉर्ट टर्म में फंड चाहिए कि समझो महीने दिन के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, वो सारे फाइनेंस अवेलेबल करवाने में मदद करती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसमें क्या है? इंडिजिनियस बैंकर्स है, मनी लेंडर्स है, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। ठीक है, ये सब का हम मतलब एक बार डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर ये नेक्स्ट पार्ट इज इंडियन कैपिटल मार्केट। हमने अभी तक देखो 2 पार्ट पढ़े, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अभी ये क्या है? कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट, और एक होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, करेक्ट। फिर ये सब के कुछ और फर्दर टाइप्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो ये आपकी टेक्स्ट बुक है। सो ये चैप्टर नंबर 9, ठीक है। सो ये हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा ना, ये देखो ये फाइनेंस और ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, 4-5 पॉइंट, ये है ना इधर, देखो ये इंट्रोडक्शन है ना ये वाला। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको है ना, इसको कट ही रखना है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। जो मैंने लिखवाया है वही पढ़ना है आपको, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पार्ट: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होंगे उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, और जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर परचेज किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे, उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, और उससे रिलेटेड जो हेल्प करेगा उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फिलहाल अपने सिलेबस में क्या आने वाला है? फिलहाल अपने सिलेबस में क्या एक ही चीज़ है, ये फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो स्टार्ट करें फाइनेंशियल मार्केट। चलो देखो, financial market refers to a market where sale and purchase of financial assets such as bonds, stocks, derivative, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा इज अंडरटेकन। सर फाइनेंशियल मार्केट माने क्या होता है पता है? एक ऐसा मार्केट होता है, एक होता है सब्जी मार्केट, एक होता है कपड़ा मार्केट। तो वैसे ये क्या है? फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट क्या होता है? जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, क्या होती है? शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, वो सारी चीज़ें परचेज सेल होती है। सब्जी मार्केट में क्या करते हैं? सब्जी खरीदते हैं, बेचते हैं। वैसे ही सेम है यहाँ पर, क्या होता है? फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि स्टॉक्स बेचते हैं, खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, फॉरेन करेंसीज जो होते हैं। तो सर क्या डॉलर्स वगैरह भी बिकते हैं? हाँ, कुछ लोग तो ट्रेड करते हैं इसमें, कुछ लोगों का बिजनेस ही है कि डॉलर खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। चलो, तो अभी फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट।
सो यहाँ पर देखो मनी मार्केट है ना, ये रहा। तो मनी मार्केट देखो क्या लिखा है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग और शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो मनी मार्केट जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। और ये जो मनी मार्केट है उसको और क्या कहा जाता है, नियर मनी भी कहा जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह। ठीक है, ये तुम लोग ने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, फिर प्रोमिसरी नोट होता है, वो सारी चीज़ें। सच इंस्ट्रूमेंट ये क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड ईजिली मार्केटेबल विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। देखो ये मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, यानी कि ये कितने साल के लिए होते हैं या कितने टाइम के लिए होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये जनरली 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है, बराबर। और ये जो है ना वो क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विड माने क्या होता है, अब जब चाहो तब खरीद सको, जब चाहो तब बेच सकते हो। मतलब अगर आपने खरीद लिया और अर्जेंटली आपको पैसे की ज़रूरत है तो क्या अभी पैसे कैसे मिलेंगे, हमने तो दे दिए उधर, बट आप जब चाहो तब इसको निकाल सकते हो, उसे कहा जाता है हाईली लिक्विड। ये क्या है, हाईली लिक्विड। इसमें रिस्क नहीं होता है क्योंकि ये सारे जो है ना वो रेगुलेटेड जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, स्टॉक मार्केट है या वैसी सारी चीज़ों के थ्रू होता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है, आपको कोई रिस्क नहीं होगा और इजीली मार्केटेबल है, मतलब आप जब चाहो तक बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब का मीनिंग आप एक बार पढ़ लेना। ट्रेड बिल, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, उसमें दोनों चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में क्या है, दोनों चीज़ें। एक तो क्या है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, दोनों आ जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर माने वैसे सेक्टर जो क्या है ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि उसमें क्या आएगा, आरबीआई आ जाएगी, सारे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, वो हमने जो भी पढ़ा वही है। फिर अनऑर्गेनाइज में क्या क्या आएगा, इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लैंडर्स, रेगुलेटेड बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मनी मार्केट सेंटर्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पर है मनी मार्केट, देखो इंडिया में मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में। लेकिन जो मुंबई है ना वो सबसे एक्टिव वाला है, वहाँ पर ही सब पूरे इंडिया से पैसे आते जाते हैं। इसके लिए तो मुंबई को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, अभी देखो ये पूरा जो चार्ट है ना हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, देखो है ना, ये देखो ये पूरा चार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया, समझा तुमको। चलो नेक्स्ट, अभी इसका, हाँ अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही सारी चीज़ें लिखी है। अभी आरबीआई के बारे में लिखा है, अभी एक एक पॉइंट है ना जो, ये देखो ये है ना, हमने क्या पढ़ा इसको ओवरव्यू करके पढ़ा कि आरबीआई क्या होता है। अब इसका है ना एक एक डिटेलिंग में हम पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई क्या होती है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ सेंट्रल बैंक विच इज़ द अपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मैंने बोला ना जो क्या होती है, अपेक्स होती है, यानी कि सबसे हेड पे होती है ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो पूरी जितनी भी कंट्री कोई भी कंट्री है जिसमें जितनी भी बैंक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए सब उस सब बैंक्स में एक बैंक सबसे ऊपर होती है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बैंक। क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक। इट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन दैट कंट्री। तो मनी मार्केट जितना है, पैसे के रिलेटेड जितने भी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसको देखभाल करना, उसको संभालना, वो किसका काम होता है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक। जनरली सेंट्रल बैंक का काम होता है, लेकिन अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए अपनी कंट्री में आरबीआई जो है वो ये सारे फंक्शंस करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। अपनी कंट्री का रिजर्व सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सेटअप हुआ था किसके, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आरबीआई का एक एक्ट है, उसके अलग से एक्ट होते हैं, उसमें उसके स्टेचुटरी फंक्शंस वगैरह लिखे हैं कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं। आरबीआई है ना, आरबीआई शुरू कब हुआ पता है, 1935 में। आरबीआई जो है शुरू हुआ 1935 में और उसको नेशनलाइज किया गया 1949। ये है ना, एक बार आपके एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव्स में किधर तो भी आ सकता है, तो एक बार देख के रखो। चलो फिर नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने क्या, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अपने समझने के लिए क्या, आरबीआई, तो अपने को एग्जाम में डायरेक्ट ही आएगा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि अपने को क्या समझने का, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, नोट वोट छापती है ना। तो आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन। तो 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स वो नहीं इशू करती है, बाकी सारे वो कर सकती है। फिर एक
आरबीआई के जो एक्ट है ना, उसके हिसाब से ना उनको क्या करना पड़ता है पता है, कुछ ये जो आरबीआई पे ना कुछ वो होता है कि कुछ रूल्स होते हैं कि उनको क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या नहीं मेंटेन करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड है ना एक चीज़ है कि उनको मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 200 करोड़ मेंटेन करना है, आउट ऑफ विच 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए, बाकी का 85 करोड़ किस में हो सकता है, फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। सर ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कभी कोई हो सकता है ना कि कंट्री में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो अनफॉर्च्यून है, और या फिर उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाता है, तो उसके वो टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या आती है, काम आती है। जब भी कोई जैसे कि कोई बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, तो सेंट्रल बैंक ही तो है जिसको सँभालना है, तो उसके पास ये मिनिमम रिज़र्व्स मेंटेन करने को बोला है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई है ना एक गवर्नमेंट का बैंक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। अपना बैंक कौन सा है? एसबीआई है, एचडीएफसी। वैसे गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो देखो, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर भी है, एजेंट भी है और गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है, गवर्नमेंट को सलाहकार है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, एक बार मैं रीड करवा रहा हूँ सिर्फ आपको। इट ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के वो करता है। इट एक्सेप्ट्स मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो क्या करता है, पैसे एक्सेप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट से रिलेटेड, यानी कि पब्लिक डेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट डेट लेती है। याद है हमने जो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में नहीं पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, करेक्ट। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, तो बाकी इकोनॉमिक इशूज़ पे भी उनको सजेस्ट करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। बैंकर्स बैंक, तो सारे बैंक के वो क्या है, बैंक है, एपेक्स बैंक है। तो सारे कमर्शियल बैंक जितने भी बैंक है उस पर वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना तुम लोग। ठीक है, हाँ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो वो क्या करता है, आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। It has to maintain official rate of exchange of rupee as well as ensure its liability. RBI also undertakes to buy and sell the currencies of all the members of the तो मतलब उनको कुछ कैश फॉरेन एक्सचेंज में कुछ क्या रखना पड़ता है, रिजर्व्स रखना पड़ता है। कंट्रोलर क्रेडिट, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले ना हम थोड़ा इस पॉइंट को एक बार पेंडिंग रखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। पेंडिंग है, ठीक है, ये पेंडिंग है क्योंकि ये है ना थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पहले हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, तो आरबीआई और क्या करता है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा भी करता है। वो जैसे कि पूरे कंट्री में क्या, कितने बैंक्स के कितने क्या सिस्टम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सबका एक डेटा बनाता है, कंपाइल करता है, वो भी एक आरबीआई का काम होता है। फिर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, तो क्या करता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे तुम लोग ने अभी देखा होगा कि ये कोविड के वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो गई है, तो उनको कुछ लोन्स देना वगैरह वगैरह, तो उनको प्रमोट कैसे किया जा सके, वो सारी चीज़ों में भी ये आरबीआई का रोल होता है। अदर फंक्शंस, तो बाकी और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अकाउंट सेटल करवाते हैं दो बैंक के बीच में, और कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो लास्ट में घूम फिर के किसके पास जाना पड़ेगा, आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, लास्ट रिजोर्ट। लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंस, मतलब अभी कभी हो गया कि बैंक्स के पास भी पैसा नहीं है, अभी सबको लोन दे तो रहे होशियारी में, फिर बाद में कभी कभी बैंक के पास भी पैसे नहीं बचेंगे तो जाएंगे किधर, आरबीआई के पास। ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ तो भी आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है पता है, कमर्शियल बैंक acts as an intermediary in the country's financial system to bring the savers and investors together। तो कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है पता है, कि जो सेविंग करते हैं, जैसे अपने जैसे लोग हैं जो बैंक में पैसा वगैरह जमा करवाते हैं, तो अपन क्या हो गए, सेवर हो गए। और कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है, तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक दोनों को साथ में लाता है। कैसे साथ में लाता है, अपने जैसे जो लोग हैं ना उनसे वो क्या करता है, डिपॉजिट ले लेता है, अपने जैसे लोग वहाँ पे बैंक में पैसा जमा करते हैं, और वो सब पैसे वो लोग किसको देते हैं, वो बिजनेसमैन को देते हैं, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। फिर वो क्या होता है, वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। हाँ ठीक है, सो दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसके लिए करते हैं सर, हमसे पैसे लेके उनको दे देंगे तो उनको क्या मिलेगा, है ना। तो अपने से वो क्या करते हैं, अपने से वो डिपॉजिट लेते हैं, तो अपने को इंटरेस्ट कितना देते हैं, 4%, 5%, 6%। और वो लोग को जब वो लोग लोन देते हैं, बैंक्स जब बिजनेसमैन को लोन देते हैं, तो वो कितने इंटरेस्ट रेट पे देते हैं,
10%, 12%, 15%, तो वो लोग से 10-15% इंटरेस्ट लेते हैं और अपने को कितना देते हैं, 4%, 6%, तो बाकी का जो 6-7% है ना, वो लोग का प्रॉफिट हो जाता है। फिर तो बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है ना, वो क्या है, देखो, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। तो बैंक के जो फंक्शन होते हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में दो चीजें आती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, फिर जो है आगे आते हैं, तो जो कमर्शियल बैंक है ना, उनके फंक्शंस क्लासिफाई किए गए 4 पार्ट में, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। ठीक है, तो अभी है ना, अपन सबसे पहले ये बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप इसमें से दोनों में से जो आपको डेफिनेशन ठीक लगे वो पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो यही सही है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को देना है, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो ये आपको ये ठीक लगे तो एक बार याद कर लेना। ठीक है, चलो अभी फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि कमर्शियल बैंक के क्या फीचर्स होते हैं, वैसे ही अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी सेंट्रल बैंक के जो फीचर्स पढ़े, अभी वैसे ही हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के क्या फीचर होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के क्या फीचर होते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मैंने बोला ना अभी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और फिर पैसे डिपॉजिट लेना और लोन देना, बराबर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में देखो कैसे आता है, डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जैसे अपने जैसे लोग हैं वही जो जमा करवाते हैं, वही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अभी डिपॉजिट है ना, दो तरीके की होती है, एक तो डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है पता है, वो जब चाहे ना तब उसको पैसा निकाल सकते हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे अपने जैसे लोग जब चाहे तब वो पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है पता है, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखा जाता है। इसमें क्या होता है पता है, एफडी जो होते हैं ना, कि 5 साल के लिए एफडी कर दी, 6 साल के लिए एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, तो वो किस में आ जाता है, टाइम डिपॉजिट में। और अपने जैसे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, मतलब जब चाहो डिमांड पे, जब डिमांड करो तब पैसा मिल जाएगा, आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दे आर इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो दो पार्ट, सबसे पहले कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के कितने पार्ट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में दो पार्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट जनरली सेविंग अकाउंट कौन करते हैं, हमारे जैसे लोग, जो सैलरी वाले लोग हैं वगैरह वगैरह। और जो करंट अकाउंट है ना, वो कौन करते हैं पता है, बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। उन लोग को क्या मिलता है पता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, अगर समझो कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, ठीक है, 2 लाख रुपए, और मुझे ना एक पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का। कितना पेमेंट करने का है, 5 लाख रुपए का। तो भी मेरे अकाउंट में तो सर 2 लाख रुपए है नहीं, तो 3 लाख रुपए है नहीं, मतलब 2 लाख का 5 लाख का करना है, मेरे अकाउंट में तो 2 ही लाख है, तो 3 लाख कम पड़ रहे। तो बैंक क्या करता है पता है, 5 लाख अगर सामने वाले ने आपने किसी को चेक दिया 5 लाख का, उसने डिपॉजिट किया, अपने अकाउंट में तो 2 ही लाख है, तो बैंक क्या करता है, उसको 5 लाख रुपया दे देता है उस सामने वाली पार्टी जिसको आपने चेक दिया था। बट सर मेरे अकाउंट में तो 2 ही लाख रुपए थे, 3 लाख आए किधर से, तो वो है ना, बैंक ने आपको लोन दिया है, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, जब ये देखो इधर लिखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माने क्या होता है, ओवरड्राफ्ट विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन दी अकाउंट। तो आपके अकाउंट में 2 लाख थे, फिर भी 5 लाख का पेमेंट हो गया, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट्स आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली सैलरीड वाले जो होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, विश टू हैव सेव द पार्ट। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, इनकम सेव करना या एक पार्ट सेव करना भी उनका क्या होता है, मोटिव होता है। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट माने डिपॉजिट दैट आर रिपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। दे आर इन फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट रेफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है कि समझो 1 साल के लिए हमने 5 साल के लिए रखा है, तो उसमें हर साल है ना हम 1-1 लाख रुपए डालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक लमसम अमाउंट होता है, उसमें हर साल नहीं डालेंगे, एक बार फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 5 लाख डाल देंगे 5 साल के लिए। और जो रिकरिंग होता है उसमें क्या होता है, हर साल के एंड पे 1-1 लाख रुपया डालेंगे फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिकरिंग जो होता है वो हर साल डालना होगा, और फिक्स डिपॉजिट लमसम अमाउंट होता है।
इस पे कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट, यानी कि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अगर किसी पे मिलता है इंटरेस्ट तो फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो पता है, एक 5 ईयर्स के लिए उनको पैसे दे रहे हो, तो उनको बीच बीच में आप मांगने नहीं जाओगे, है ना, परेशान नहीं करोगे, तो आपको क्या दे देंगे, 5 साल के लिए दे देंगे। चलो, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो कमर्शियल बैंक का और एक मेन फंक्शन क्या है, वो आपको क्या देते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन द टेन्योर, इंक्लूड लोन, कॉल लोन, शॉर्ट लोन, टर्म लोन, मीडियम लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्गर द ड्यूरेशन द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा टाइम के लिए पैसा मांगोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स वगैरह भी बोला जाता है। एंसिलरी फंक्शन, एंसिलरी फंक्शन माने उससे रिलेटेड फंक्शंस भी करते हैं, जैसे क्या, तुम लोग ने पता है सुना होगा कि फंड ट्रांसफर करते हैं बैंक, है ना, पैसे ट्रांसफर करते में करते हैं, फिर पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अभी जैसे कि आपने कोई लोन पे क्या लिया है, घर लिया है, तो आपने है ना बैंक को बोला कि भाई मैंने ना एक कंपनी से लोन लेके किधर से तो लोन लेके भी घर लिया है, तो अभी है ना, मतलब समझो बैंक से ही आपने लोन लिया है और घर लिया है, ठीक है, तो अभी बैंक को आप क्या बोल दिया, आपने बैंक को पहले ही बोल दिया कि हर महीने के एंड में ना तेरे को 20,000 तेरा जो लोन का है ना वो मेरे अकाउंट से निकाल लेने का, तो वो सारी चीज़ों पे वो लोग क्या करते हैं, एक नॉमिनल रेट का जो है ना कुछ चार्जेस कट करते हैं, 2% 5%, तो वो भी उनका एक फंक्शन होता है और वो भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सेफ हो जाता है, सोर्स होता है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, डीमेट फैसिलिटी, डीमेट फैसिलिटी माने ऑनलाइन जो शेयर्स परचेज करते हैं ना उसके लिए वो आपके बिहाफ पे कर लेते हैं, ऑनलाइन परचेज एंड शेयर, परचेज एंड सेल जो भी है वो कर लेते हैं, उनके बदले में वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। फिर सेफ डिपॉजिट, फिर आप जो गोल्ड वोल्ड रखने जाते हो, लॉकर फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम रिजर्व्स कुछ रखने पड़ते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो क्या करता है, लोन देते हैं, और वो लोन देना माने क्या होना है, क्रेडिट क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो चीज़ है, एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ जाएगा, वही है सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ये एक ट्राई दिस करके है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये सब एग्जाम में आने नहीं वाला है, आपके जीके इंप्रूव करने के लिए आपको करना है तो कर लेना। कोऑपरेटिव बैंक्स, देखो कोऑपरेटिव बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनैक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट आया, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो फुल फोर्स में आने लगी। कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल लोग होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, मैंने बोला ना, तो उनके जो स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको लोन देने के लिए छोटे एकदम, ये इनका इनमें और कमर्शियल बैंक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये है ना एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे छोटे छोटे लोन देते हैं, ठीक है, और ये छोटे बिजनेस के लिए जनरली यूज़ होता है। फिर 3 टायर स्ट्रक्चर होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, और एक होती है स्टेट, ठीक है, ओके। चलो, सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने अभी बताया था आपको कि वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल, आईएफसीआई जो है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था टू बी एस्टेब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। चलो, ये उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें दी है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डाइवर्स्ड देयर ऑपरेशन विद द advent of liberalization and they have set up subsidiaries to offer wide range of new products and services वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं। RBI has issued guidelines for the development, ICICI, फिर वो सारी चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड है। फिर ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, तो वो वागुल कमेटी के बेसिस पे बनाया था, और उनका काम क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ते हैं, देखो चलो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर
जो ऑर्गेनाइज नहीं होते, मैंने क्या बोला था, जो अनऑर्गेनाइज माने जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो रेगुलेटेड नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इनका काम क्या होता है, लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरिया। ये जनरली है ना, ये अपने अर्बन एरियाज में नहीं होते, जो गाँव खेड़े होते हैं ना, वहाँ पर होते हैं ये लोग, ठीक है। द इंडिजिनियस बैंकर, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शंस similar to banks, they mostly deal in short term credit instruments such as हुंडी वगैरह देते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता है फ्रॉम मार्केट टू अनदर, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये जनरली ये गांव खेड़े में मिलेगा आपको, अर्बन एरियाज में, यहाँ पे सिटीज़ में नहीं देखने मिलता है ये कहाँ पर होता है पता है, जनरली जहाँ पर बैंक्स वगैरह नहीं होते। यहाँ पे देखो ना लिखा है अनबैंक्ड एरियाज, जहाँ पे गांव वगैरह में, जहाँ पे पहले बैंक्स वगैरह नहीं होते। अभी तो ये बहुत कम हो गया, इतना आपको देखने भी नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पर अभी भी चलता है ये, ठीक है। जहाँ पर जनरली गांव में वगैरह है ना, जहाँ पर ये नहीं होते, बैंक्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कैसा होता है, एग्रीकल्चर्स होते हैं, उनको छोटे छोटे अमाउंट में क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो उसके लिए वो होता है। चलो फिर मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या होता है पता है, वो तुमने एक मूवी देखा है माला माल वीकली, उसमें होती है ना वो ठकुराइन, वो देखो सबको लोन वगैरह देती है, तो वैसा ही है देखो ये मनी लेंडर। वो क्या करते हैं, दे मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस, गाँव में ही था। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज, उनका है ना इंटरेस्ट रेट एक तो सबसे बहुत ज़्यादा होता है, आप मुद्दल चुका दोगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे, इतने इंटरेस्ट रेट उनके होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। ये क्यों होते हैं वगैरह, एकदम ईजी है, आपको खाली एक बार रीड करना है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें है ना अनरेगुलेटेड एनबीएफसी, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीन पार्ट में है। एक तो एक होता है निधि चिट फंड और एक लोन कंपनीज। तो ये निधि चिट फंड वगैरह क्या होता है, देखो आओ पढ़ते हैं। ये देखो, ये इसमें कैसा होता है पता है, ये तुम लोग ने पता है वीसी वगैरह सुना होगा। वीसी माने क्या होता है पता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे क्या करते हैं पता है लोग, कुछ हर महीने है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ 10 लोग है समझो, तो सब लोग है ना क्या करेंगे, 1,000 रुपया निकालेंगे, और जिसको कुछ ज़रूरत होगा, जिसको उस महीने में पैसे चाहिए, तो उसको क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर उसमें से क्या करते हैं, वो जो बंदे ने लोन लिया है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। देखो वही लिखा है, लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनी। ये क्यों किया जाता है सर, क्योंकि है ना बैंक्स वगैरह बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो अपने ही लोगों के लिए आसपास में कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिल सके, उसके लिए किया जाता है। दे प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बीइंग अनरेगुलेटेड, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। चलो ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह क्या होता है वो आप एक बार देखो, मैं पढ़ा देता हूँ। ये हमें ना ऊपर आया था एक बार मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, मैं एक बार बता देता हूँ। व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ डे, इट इज नोन एज कॉल। अभी है ना, कॉल माने क्या होता है पता है, एक दिन के लिए जब पैसा देते हैं ना उधर, उसे कहा जाता है कॉल। सर एक दिन के लिए उधर कौन लेता है, एक दिन के लिए सर लेते हैं उधर जो बैंक्स होते हैं ना, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वो एक बैंक है ना दूसरे बैंक से एक एक दो दो दिन के लिए भी उधार लेते हैं, ठीक है, होता है ऐसा होता है। When money is borrowed for lent for more than a day up to 14 days, एक दिन से ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा लेकिन 14 दिन तक, उसे क्या कहा जाएगा, नोटिस मनी। फिर ट्रेजरी बिल, दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आरबीआई के बिहाफ, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फिर कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल, ये आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वैसा ही है कुछ। कमर्शियल डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं, सब इनसिक्योर्ड होता है ये, ठीक है। और एक होता है कमर्शियल बिल्स, शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट एट लो रिस्क, ठीक है। चलो रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो मनी मार्केट का रोल क्या होता है सर, हमने क्या पढ़ा अभी तक, मनी मार्केट का रोल क्या होता है, मनी मार्केट क्यों, उसका क्या, उससे क्या होगा मनी मार्केट से। तो देखो कैसा होता है कि कुछ लोगों को है ना ज़्यादा दिनों के लिए लोन नहीं चाहिए, छोटे छोटे टर्म के लिए लोन चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यानी कि मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना, 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। क्या करेंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, देखो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, जो बोरोवर्स है उनका क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि जब चाहिए तब पैसे मिल सकते हैं, वो मैनेज करने में मदद करेगा आपको लिक्विडिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी और कंट्री में डेवलपमेंट भी होगा, जिसको जैसे पैसे चाहिए वो मिलते जाएंगे, तो उनका काम होता जाएगा और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होता जाएगा। फिर एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइंड
to suit the risk and return preferences of the investors. This enables the investor to hold a portfolio of different financial assets. In turn, helps to minimize तो उनको रिस्क मिनिमाइज करने में मदद करता है और रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करने में मदद करता है। फिर एक होता है इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। तो उससे होता क्या है कि रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बोला था ना कि रिसोर्सेज जो है वो बराबर तरीके से एलोकेट होंगे एंड मोबिलाइज होंगे इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स। जैसे कि लोगों के पास क्या होता है कि पहले पैसे पड़े ही रहते थे, लोग ये बैंक्स वगैरह में अकाउंट्स खुलवाते नहीं थे, तो अभी अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हैं तो लोगों को लोन मिल पाते हैं। तो ये पैसा है ना घर पे पड़ा था उससे अच्छा एक चैनलाइज हो गया, एक सिस्टम में आ गया। तो देखो क्या लिखा है, मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड। बराबर, तो अभी देखो किसी के पास कुछ ज़्यादा पैसे पड़े हुए और कुछ वहाँ पर कोई है जो लोन के लिए मर रहा है, तो उससे क्या हो गया कि इसका भी सप्लाई हो गया बराबर, इसको भी कुछ पैसे मिल गए और वहाँ पे किसी को जो लोन चाहिए था वो भी मिल गया। तो सब क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, सेंट्रल बैंक। उसका काम क्या होता है कि जो मनी का क्वांटम जो चाहिए है पूरे इकोनॉमी में और जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है और वो सब एक बार मैनेज हो जाए, वो उनका क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है। वो क्यों बनाई जाती है, उसका रीज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमाइजेस द यूज़ ऑफ कैश। मतलब कैश की जगह पे कुछ और भी यूज़ हो रहा है तो वो भी मनी मार्केट में यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था आपको ओडी वगैरह। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु आर इन अर्जेंट एंड शॉर्ट टर्म नीड। वही मैंने बोला ना कि जिसको पैसे की ज़रूरत है, बहुत छोटे समय के लिए चाहिए लेकिन पैसे चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है, ड्यूअल स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यूअल स्ट्रक्चर माने क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसा होता है कि वो लोग है ना डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते। अभी जैसे कोई गांव खेड़े में कोई आदमी है जो सबको लोन देता फिरता है, तो वो एक रेगुलेशन में नहीं आता, वो एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है। तो वो एक जो है ना पूरा सिस्टम है ना उसमें एक ब्रेक हो जाता है। अभी जैसे कि वो बैंक से विड्रॉ कर करके सबको दे रहा है, तो वो वापस वो सिस्टम जो हमने हमने पढ़ा था वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो पैसा इधर जाता है वो वापस उधर आता है, तो वो नहीं बन पाएगा। करेक्ट, तो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कोई बैंक कोई कमर्शियल बैंक है जो 4% कर रहा है, कोई 6%, कोई 8%, सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अभी होता क्या है कि है ना लोग है ना इनएडिक्वेट, मतलब सेविंग्स जो है उतनी प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है मनी मार्केट में है ना शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाता है, पैसे बराबर होते नहीं है लोगों को लोन वगैरह देने के लिए। फिर इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, मतलब जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैसे खर्चे होते हैं। फिर इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, अपने जो रूरल एरिया है, गांव खेड़े, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी बराबर नहीं है, बैंक्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें मनी मार्केट के लिए। फिर सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे कि अभी अपना जो अक्टूबर से लेके जून मंथ होता है ना, जहाँ पे जनरली मैं बोलूँ ना जून से लेके जनवरी तक का जो मंथ होता है, जनवरी फरवरी तक, वो जो है ना फेस्टिवल का मंथ होता है, तभी है ना बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। फिर फरवरी से लेके वापस मार्च अप्रैल तक वो पूरा डल जाता है। तो कैसा होता है कि कुछ टाइम के लिए पैसे हमें मार्केट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टाइम वापस कम है, तो वो क्या हो रहा है, एक फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन वाइज फ्लक्चुएट हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर तो वीकर सेक्शन से कुछ अलग अलग ग्रुप ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं हो पाता। डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बराबर नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कैसे चलता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी का हमने फर्स्ट लेक्चर में मीनिंग क्या समझा था, कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। ठीक है, कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा।
तो वो जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन पूरी कंट्री में होता है उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो पैसे को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम या फिर फाइनेंस। पैसे को मैनेज करने को क्या कहते हैं? फाइनेंस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी हो ना, उसका बैकबोन क्या होगा? फाइनेंस होगा। माने कि कोई भी इकोनॉमी चलेगी तो आखिर में पैसे पे ही, करेक्ट। तो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी होती है ना, उसका बैकबोन क्या होता है? फाइनेंस होता है। और फाइनेंस का मतलब देखो मैंने सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। जो पैसे को मैनेज करना होता है, मैनेज माने यहाँ पर सिंपल मीनिंग मैनेजमेंट का क्या लेंगे? संभालना। पैसों पैसों के रिलेटेड सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको संभालना, उनको रेगुलेट करना, उनको सही तरीके से सही फ्लो में चलने देना, उसे कहते हैं फाइनेंस। चलो, तो फाइनेंस कितने तरीके के हो सकते हैं? ऐसे कितने तरीके के संभालने वाली चीज़ें हो सकती है? तो पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है। तो अभी पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? अपने जैसे इंडिविजुअल लोगों का फाइनेंस, यानी कि अपने इनकम है, एक्सपेंडिचर है कि सैलरी कैसे आएगी, या फिर जो बिजनेसमैन है तो वो उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसके खर्चे कैसे मैनेज होंगे, वो सारी चीज़ों का देखभाल करना, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना, उसे ही क्या कहते हैं? फाइनेंस। ठीक है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस माने जैसे कि कोई कंपनी है, रिलायंस है, तो रिलायंस के कितने प्रोडक्शन होने वाले हैं, क्या नए नए प्लांट्स आने वाले हैं, क्या नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या चीज़ें और कर सकती है मार्केट में। जैसे जियो का वो लोग ने अभी अभी रिसेंटली 5G लॉन्च किया है। फिर मैंने एक लेक्चर में बताया था शायद, कुछ वो लोग ऐसा लैपटॉप डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो लोग सिम कार्ड इंसर्ट करके सारे काम एक ही में, लैपटॉप में से मोबाइल और लैपटॉप को एक ही में यूज़ करने वाले हैं, वैसी सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कैसे आएँगे, कैसे खर्च होंगे, कितने पैसे लग सकते हैं, उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ से लाएँगे, वगैरह-वगैरह चीज़ें, ठीक है? फिर दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे बताओगे, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड हम पूरा एक चैप्टर इन डिटेल पढ़ चुके हैं। इसका ब्रीफ मीनिंग था पब्लिक फाइनेंस माने गवर्नमेंट के फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट के इनकम, या गवर्नमेंट के इनकम में हमने पढ़ा था कि टैक्सेस, फिर फीस, लेट फीस, जो फिर ये पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज कर दे, वो सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं, स्कूल्स जो होते हैं, फिर कॉलेजेस मैंने बोला था आपके कुछ बच्चे जो होंगे वो एडेड कॉलेज में होंगे। तो एडेड कॉलेज में जो डिस्काउंटेड प्राइस पे आप पढ़ते हो, तो वो कैसे होता है? तो वो गवर्नमेंट जो उसका डिस्काउंट देता है, गवर्नमेंट उसकी फीस देती है, बराबर? ठीक है, ओके। चलो, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंस एक होता है, और फाइनेंशियल सिस्टम माने ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था जो जिम्मेदार है फॉर मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। मोबिलाइज माने पता है क्या होता है? एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। एलोकेट करना माने जहाँ चाहिए वहाँ लगाना, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है ना, वो हेल्प करता है आपको, या रिस्पॉन्सिबल है वो किस चीज़ के लिए? मोबिलाइज करने के लिए और एलोकेट करने के लिए फंड, ठीक है? चलो, ओके। सो अभी इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो देखो कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज, बराबर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ होते हैं। लेकिन अपने को ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। अपने को क्या पढ़ना है? अपने सिलेबस में सिर्फ ये एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। अपने सिलेबस में एक ही चीज़ है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी फाइनेंशियल मार्केट का भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट माने क्या होता है? जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कितने पीरियड के लिए होते हैं? अप टू 12 मंथ और 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ या उससे कम के लिए, या 1 ईयर या उससे कम के लिए होते हैं। और कैपिटल मार्केट में कितने होते हैं? 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होते हैं, ठीक है? अभी मनी मार्केट, ये एक बार मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम एक बार जब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो मनी मार्केट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माने क्या होता है पता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का या किसी चीज़ का कंट्रोल होता है, या कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड माने किसी का उस पर कंट्रोल नहीं होता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या आता है? सबसे पहले आरबीआई। आरबीआई क्या होती है? अपने
इंडिया की जो है वो सेंट्रल बैंक है, जो क्या करती है, आरबीआई के फंक्शंस भी अपने सिलेबस में है, आगे आगे अपन पढ़ेंगे, सब आंसर तो मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई क्या होती है, सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक को और क्या कहा जाता है, अपेक्स बैंक कहा जाता है। यानी कि इंडिया में जितनी भी बैंक है ना, वो बराबर फंक्शन कर रही है कि नहीं, वो आरबीआई देखेगी। फिर जैसे कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने में मदद करेगी, एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज़ बताएगी कि आपको यहाँ पर खर्चे करने चाहिए। अब या इंडिया को या कोई भी कंट्री जैसे सेंट्रल बैंक होती है, उसका काम ही वो होता है। जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, बाकी हर कंट्री की अलग अलग कोई सेंट्रल बैंक होती है, तो वो असिस्ट करती है गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में, उनकी पॉलिसी बनाने में मदद करती है कि आपको पैसे कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ पे जाएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल माने देखो नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल। कमर्शियल माने क्या होता है, जो पैसों के लिए काम करता है। तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, उनका मोटिव क्या होता है पता है, प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव होता है। और कोऑपरेटिव बैंक का मोटिव क्या होता है कि छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट पे बिजनेस वगैरह करने के लिए हेल्प करना, वो सारी चीज़ें। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डेवलप करने में मदद करे, वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये क्या होता है पता है, जो आपको छोटे छोटे ट्रेडर को छोटे अमाउंट ऑफ जो शॉर्ट टर्म में फंड चाहिए, कि समझो महीने दिन के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, वो सारे फाइनेंस अवेलेबल करवाने में मदद करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसमें क्या है, इंडिजिनियस बैंकर्स है, मनी लेंडर्स है, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ठीक है। ये सब का हम मतलब एक बार डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर ये नेक्स्ट पार्ट इज इंडियन कैपिटल मार्केट। हमने अभी तक देखो 2 पार्ट पढ़े, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अभी ये क्या है, कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, और एक होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक होता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, करेक्ट। फिर ये सब के कुछ और फर्दर टाइप्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो ये आपकी टेक्स्ट बुक है। सो ये चैप्टर नंबर 9, ठीक है। सो ये हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा ना, ये देखो, ये फाइनेंस और ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, 4-5 पॉइंट, ये है ना इधर, देखो ये इंट्रोडक्शन है ना, ये वाला। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको है ना, इसको कट ही रखना है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। जो मैंने लिखवाया है वही पढ़ना है आपको, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होंगे उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, और जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर परचेज किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे, उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, और उससे रिलेटेड जो हेल्प करेगा उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फिलहाल अपने सिलेबस में क्या आने वाला है, फिलहाल अपने सिलेबस में क्या, एक ही चीज़ है, ये फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो स्टार्ट करें फाइनेंशियल मार्केट। चलो देखो, financial market refers to a market where sale and purchase of financial assets such as bonds, stocks, derivative, government securities, foreign currency, etc. is undertaken. सर फाइनेंशियल मार्केट माने क्या होता है पता है, एक ऐसा मार्केट होता है, एक होता है सब्जी मार्केट, एक होता है कपड़ा मार्केट। तो वैसे ये क्या है, फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट क्या होता है, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, क्या होती है, शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, वो सारी चीज़ें परचेज सेल होती है। सब्जी मार्केट में क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, बेचते हैं, वैसे ही सेम है यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि स्टॉक्स बेचते हैं, खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, फॉरेन करेंसीज जो होते हैं। तो सर क्या डॉलर्स वगैरह भी बिकते हैं, हाँ कुछ लोग तो ट्रेड करते हैं इसमें, कुछ लोगों का बिजनेस ये है कि डॉलर खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। चलो, तो अभी फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। सो यहाँ पर देखो, मनी मार्केट, मनी मार्केट है ना, ये रहा। तो मनी मार्केट देखो क्या लिखा है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग और शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स देखो, मनी मार्केट जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। और ये जो मनी मार्केट है उसको और क्या कहा जाता है, नियर मनी भी कहा जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज
ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह। ठीक है, ये तुम लोग ने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, फिर प्रोमिसरी नोट होता है, वो सारी चीज़ें। सच इंस्ट्रूमेंट ये क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड ईजिली मार्केटेबल विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। देखो ये मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, यानी कि ये कितने साल के लिए होते हैं या कितने टाइम के लिए होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये जनरली 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है, बराबर। और ये जो है ना वो क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विड माने क्या होता है, अब जब चाहो तब खरीद सको, जब चाहो तब बेच सकते हो। मतलब अगर आपने खरीद लिया और अर्जेंटली आपको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या अभी पैसे कैसे मिलेंगे, हमने तो दे दिए उधर, बट आप जब चाहो तब इसको निकाल सकते हो, उसे कहा जाता है हाईली लिक्विड। ये क्या है, हाईली लिक्विड। इसमें रिस्क नहीं होता है क्योंकि ये सारे जो है ना वो रेगुलेटेड जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, स्टॉक मार्केट है या वैसी सारी चीज़ों के थ्रू होता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है, आपको कोई रिस्क नहीं होगा और इजीली मार्केटेबल है, मतलब आप जब चाहो तक बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब का मीनिंग आप एक बार पढ़ लेना। ट्रेड बिल, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, उसमें दोनों चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में क्या है, दोनों चीज़ें। एक तो क्या है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, दोनों आ जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर माने वैसे सेक्टर जो क्या है ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि उसमें क्या आएगा, आरबीआई आ जाएगी, सारे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, वो हमने जो भी पढ़ा वही है। फिर अनऑर्गेनाइज में क्या क्या आएगा, इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मनी मार्केट सेंटर्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पर है मनी मार्केट, देखो इंडिया में मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में। लेकिन जो मुंबई है ना वो सबसे एक्टिव वाला है, वहाँ पर ही सब पूरे इंडिया से पैसे आते जाते हैं। इसके लिए तो मुंबई को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, अभी देखो ये पूरा जो चार्ट है ना हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, देखो है ना, ये देखो ये पूरा चार्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया, समझा तुमको। चलो नेक्स्ट, अभी इसका, हाँ अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही सारी चीज़ें लिखी है। अभी आरबीआई के बारे में लिखा है। अभी एक एक पॉइंट है ना जो ये देखो ये है ना, हमने क्या पढ़ा इसको ओवरव्यू करके पढ़ा कि आरबीआई क्या होता है। अभी इसका है ना एक एक डिटेलिंग में हम पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई क्या होती है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ सेंट्रल बैंक विच इज़ द अपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मैंने बोला ना जो क्या होती है, अपेक्स होती है, यानी कि सबसे हेड पे होती है ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो पूरी जितनी भी कंट्री कोई भी कंट्री है जिसमें जितनी भी बैंक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए सब उस सब बैंक्स में एक बैंक सबसे ऊपर होती है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बैंक। क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक। इट इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन दैट कंट्री। तो मनी मार्केट जितना है, पैसे के रिलेटेड जितने भी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसको देखभाल करना, उसको संभालना, वो किसका काम होता है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक। जनरली सेंट्रल बैंक का काम होता है, लेकिन अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए अपनी कंट्री में आरबीआई जो है वो ये सारे फंक्शंस करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। अपनी कंट्री का रिजर्व सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सेटअप हुआ था किसके, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आरबीआई का एक एक्ट है, उसके अलग से एक्ट होते हैं, उसमें उसके स्टेचुटरी फंक्शंस वगैरह लिखे हैं कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं। आरबीआई है ना, आरबीआई शुरू कब हुआ पता है, 1935 में। आरबीआई जो है शुरू हुआ 1935 में और उसको नेशनलाइज किया गया 1949। ये है ना, एक बार आपके एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव्स में किधर तो भी आ सकता है, तो एक बार देख के रखो। चलो फिर नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने क्या, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अपने समझने के लिए क्या, आरबीआई, तो अपने को एग्जाम में डायरेक्ट ही आएगा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि अपने को क्या समझने का, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, नोट वोट छापती है ना। तो आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। तो 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स वो नहीं इशू करती है, बाकी सारे वो कर सकती है। फिर एक आरबीआई के जो एक्ट है ना उसके हिसाब से ना उनको क्या करना पड़ता है पता है, कुछ ये जो आरबीआई पे ना कुछ वो होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं कि उनको क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या नहीं मेंटेन करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड है ना एक चीज़ है कि उनको मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 200 करोड़ मेंटेन करना है
आउट ऑफ विच 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए, बाकी का 85 करोड़ किस में हो सकता है, फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सर ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कभी कोई हो सकता है ना कि कंट्री में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो अनफॉर्चून है, और या फिर उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाता है, तो उसके वो टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या आती है, काम आती है। जब भी कोई जैसे कि कोई बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, तो सेंट्रल बैंक ही तो है जिसको संभालना है, तो उसके पास ये मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करने को बोला है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई है ना एक गवर्नमेंट का बैंक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। अपना बैंक कौन सा है, एसबीआई है, एचडीएफसी, वैसे गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो देखो आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो वो बैंकर भी है, एजेंट भी है, और गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है, गवर्नमेंट को सलाहकार है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, एक बार मैं रीड करवा रहा हूँ सिर्फ आपको। इट ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के वो करता है। इट एक्सेप्ट्स मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो क्या करता है, पैसे एक्सेप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट से रिलेटेड, यानी कि पब्लिक डेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट डेट लेती है, याद है हमने जो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में नहीं पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, करेक्ट। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज, तो बाकी इकोनॉमिक इशूज पे भी उनको सजेस्ट करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। बैंकर्स बैंक, तो सारे बैंक के वो क्या है, बैंक है, एपेक्स बैंक है। तो वो सारे कमर्शियल बैंक जितने भी बैंक है उस पर वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना तुम लोग। ठीक है, हाँ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो वो क्या करता है, आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। It has to maintain official rate of exchange of rupee as well as ensure its liability. RBI also undertakes to buy and sell the currencies of all the members of the तो मतलब उनको कुछ कैश फॉरेन एक्सचेंज में कुछ क्या रखना पड़ता है, रिजर्व्स रखना पड़ता है। कंट्रोलर क्रेडिट, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले ना हम थोड़ा इस पॉइंट को एक बार पेंडिंग रखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। पेंडिंग है, ठीक है, ये पेंडिंग है क्योंकि ये है ना थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पहले हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, तो आरबीआई और क्या करता है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा भी करता है वो, जैसे कि पूरे कंट्री में क्या कितने बैंक्स के कितने क्या सिस्टम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सबका एक डेटा बनाता है, कंपाइल करता है, वो भी एक आरबीआई का काम होता है। फिर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, तो क्या करता है, कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे तुम लोग ने अभी देखा होगा कि ये कोविड के वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो गई है, तो उनको कुछ लोन्स देना वगैरह वगैरह, तो उनको प्रमोट कैसे किया जा सके, वो सारी चीज़ों में भी ये आरबीआई का रोल होता है। अदर फंक्शंस, तो बाकी और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अकाउंट सेटल करवाते हैं दो बैंक के बीच में, और कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो लास्ट में घूम फिर के किसके पास जाना पड़ेगा, आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, लास्ट रिजोर्ट। लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंस, मतलब अभी कभी हो गया कि बैंक्स के पास भी पैसा नहीं है, अभी सबको लोन दे तो रहे होशियारी में, फिर बाद में कभी कभी बैंक के पास भी पैसे नहीं बचेंगे तो जाएंगे किधर, आरबीआई के पास। ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ तो भी आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है पता है, कमर्शियल बैंक acts as an intermediary in the country's financial system to bring the savers and investors together। तो कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है पता है, कि जो सेविंग करते हैं, जैसे अपने जैसे लोग हैं जो बैंक में पैसा वगैरह जमा करवाते हैं, तो अपन क्या हो गए, सेवर हो गए। और कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है, तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक दोनों को साथ में लाता है। कैसे साथ में लाता है, अपने जैसे जो लोग हैं ना उनसे वो क्या करता है, डिपॉजिट ले लेता है, अपने जैसे लोग वहाँ पे बैंक में पैसा जमा करते हैं, और वो सब पैसे वो लोग किसको देते हैं, वो बिजनेसमैन को देते हैं, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। फिर वो क्या होता है, वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। हाँ ठीक है, सो दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसके लिए करते हैं सर, हमसे पैसे लेके उनको दे देंगे तो उनको क्या मिलेगा, है ना। तो अपने से वो क्या करते हैं, अपने से वो डिपॉजिट लेते हैं, तो अपने को इंटरेस्ट कितना देते हैं, 4%, 5%, 6%। और वो लोग को जब वो लोग लोन देते हैं, बैंक जब बिजनेसमैन को लोन देते हैं, तो वो कितने इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, 10%, 12%, 15%। तो वो लोग से 10-15% इंटरेस्ट लेते हैं, और अपने को कितना देते हैं, 4%, 6%। तो बाकी का जो 6-7% है ना, वो लोग का प्रॉफिट हो जाता है। फिर तो बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है ना, वो क्या, देखो, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। तो बैंक के जो फंक्शन होते हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में दो चीज़ें आती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट
एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, फिर जो है आगे आते हैं, तो जो कमर्शियल बैंक है ना, उनके फंक्शंस क्लासिफाई किए गए 4 पार्ट में: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। ठीक है, तो अभी है ना अपन सबसे पहले ये बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप इसमें से दोनों में से जो आपको डेफिनेशन ठीक लगे वो पढ़ लो। मेरे हिसाब से तो यही सही है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? किसी को देना है, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो ये आपको ये ठीक लगे तो एक बार याद कर लेना। ठीक है, चलो अभी फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि कमर्शियल बैंक के क्या फीचर्स होते हैं, वैसे ही अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी सेंट्रल बैंक के जो फीचर्स पढ़े अभी वैसे ही हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के क्या फीचर होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के क्या फीचर होते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मैंने बोला ना अभी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और फिर पैसे डिपॉजिट लेना और लोन देना, बराबर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में देखो कैसे आता है, डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जैसे अपने जैसे लोग हैं वही जो जमा करवाते हैं, वही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अभी डिपॉजिट है ना, 2 तरीके की होती है, एक तो डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है पता है? वो जब चाहे ना तब उसको पैसा निकाल सकते हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे अपने जैसे लोग जब चाहे तब वो पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है पता है? जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखा जाता है। इसमें क्या होता है पता है? एफडी, एफडी जो होते हैं ना कि 5 साल के लिए एफडी कर दी, 6 साल के लिए एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, तो वो किस में आ जाता है? टाइम डिपॉजिट में। और अपने जैसे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, मतलब जब चाहो डिमांड पे, जब डिमांड करो तब पैसा मिल जाएगा, आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दे आर इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो 2 पार्ट, सबसे पहले कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के कितने पार्ट होते हैं? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में 2 पार्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट जनरली सेविंग अकाउंट कौन करते हैं? हमारे जैसे लोग, जो सैलरी वाले लोग हैं वगैरह वगैरह। और जो करंट अकाउंट है ना, वो कौन करते हैं पता है? बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। उन लोग को क्या मिलता है पता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? अगर समझो कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, ठीक है, 2 लाख रुपए, और मुझे ना एक पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का। कितना पेमेंट करने का है? 5 लाख रुपए का। तो भी मेरे अकाउंट में तो सर 2 लाख रुपए है नहीं, तो 3 लाख रुपए है नहीं, मतलब 2 लाख का 5 लाख का करना है, मेरे अकाउंट में तो 2 ही लाख है, तो 3 लाख कम पड़ रहे। तो बैंक क्या करता है पता है? 5 लाख अगर सामने वाले ने आपने किसी को चेक दिया 5 लाख का, उसने डिपॉजिट किया, आपके अकाउंट में तो 2 ही लाख है, तो बैंक क्या करता है? उसको 5 लाख रुपया दे देता है उस सामने वाली पार्टी जिसको आपने चेक दिया था। बट सर मेरे अकाउंट में तो 2 ही लाख रुपए थे, 3 लाख आए किधर से? तो वो है ना, बैंक ने आपको लोन दिया है, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, जब ये देखो इधर लिखा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माने क्या होता है? ओवरड्राफ्ट विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन दी अकाउंट। तो आपके अकाउंट में 2 लाख थे, फिर भी 5 लाख का पेमेंट हो गया, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट्स आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली सैलरीड वाले जो होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, विश टू हैव सेव द पार्ट। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? इनकम सेव करना या एक पार्ट सेव करना भी उनका क्या होता है? मोटिव होता है। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट माने डिपॉजिट दैट आर रिपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। दे आर इन फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट रेफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है कि समझो 1 साल के लिए हमने 5 साल के लिए रखा है, तो उसमें हर साल है ना हम 1-1 लाख रुपए डालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक लमसम अमाउंट होता है, उसमें हर साल नहीं डालेंगे, एक बार फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 5 लाख डाल देंगे 5 साल के लिए। और जो रिकरिंग होता है उसमें क्या होता है? हर साल के एंड पे 1-1 लाख रुपया डालेंगे फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिकरिंग जो होता है वो हर साल डालना होगा, और फिक्स डिपॉजिट लमसम अमाउंट होता है। इस पे कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट, यानी कि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अगर किसी पे मिलता है इंटरेस्ट, तो फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो पता है? एक 5 ईयर्स के लिए उनको पैसे दे रहे हो, तो उनको बीच बीच में आप मांगने नहीं जाओगे, है ना, परेशान नहीं करोगे, तो आपको क्या दे देंगे? 5 साल के लिए दे देंगे। अच्छा, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो कमर्शियल बैंक का और एक मेन फंक्शन क्या है? वो अ, आपको क्या देते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन द टेन्योर, इंक्लूड लोन, कॉल लोन, शॉर्ट लोन, टर्म लोन, मीडियम लोन, लॉन्ग टर्म लोन,
ठीक है, लॉन्गर द ड्यूरेशन द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा टाइम के लिए पैसा मांगोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स वगैरह भी बोला जाता है। एंसिलरी फंक्शन, एंसिलरी फंक्शन माने उससे रिलेटेड फंक्शंस भी करते हैं, जैसे क्या तुम लोग ने पता है सुना होगा कि फंड ट्रांसफर करते हैं बैंक, है ना, पैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अभी जैसे कि आपने कोई लोन पे क्या लिया है, घर लिया है, तो आपने ना बैंक को बोला कि भाई मैंने ना एक कंपनी से लोन लेके एक किधर से तो लोन लेके भी घर लिया है, तो अभी है ना, मतलब समझो बैंक से ही आपने लोन लिया है और घर लिया है, ठीक है। तो अभी बैंक को आप क्या बोल दिया, आपने बैंक को पहले ही बोल दिया कि हर महीने के एंड में ना तेरे को 20,000 तेरा जो लोन का है ना वो मेरे अकाउंट से निकाल लेने का। तो वो सारी चीज़ों पे वो लोग क्या करते हैं, एक नॉमिनल रेट का जो है ना कुछ चार्जेस कट करते हैं, 2% 5%, तो वो भी उनका एक फंक्शन होता है और वो भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सेफ हो जाता है, सोर्स होता है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, डीमेट फैसिलिटी। डीमेट फैसिलिटी माने ऑनलाइन जो शेयर्स परचेज करते हैं ना उसके लिए वो आपके बिहाफ पे कर लेते हैं, ऑनलाइन परचेज एंड सेल जो भी है वो कर लेते हैं, उनके बदले में वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। फिर सेफ डिपॉजिट, फिर आप जो गोल्ड वोल्ड रखने जाते हो, लॉकर फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो बैंक को क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम रिजर्व्स कुछ रखने पड़ते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो क्या करता है, लोन देते हैं। और वो लोन देना माने क्या होना है, क्रेडिट क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ जाएगा, वही है सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ये एक ट्राई दिस करके है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये सब एग्जाम में आने नहीं वाला है, आपके जीके इंप्रूव करने के लिए आपको करना है तो कर लेना। कोऑपरेटिव बैंक्स, देखो कोऑपरेटिव बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनैक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट आया, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो फुल फोर्स में आने लगी। कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन। जो लोकल लोग होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, मैंने बोला ना, तो उनके जो स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको लोन देने के लिए छोटे एकदम, ये इनका इनमें और कमर्शियल बैंक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ना एकदम कम इंटरेस्ट रेट पे छोटे छोटे लोन देते हैं, ठीक है। और ये छोटे बिजनेस के लिए जनरली यूज़ होते हैं। फिर 3 टायर स्ट्रक्चर होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, और एक होती है स्टेट, ठीक है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने अभी बताया था आपको कि वो हेल्प करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल, IFCI जो है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था टू बी एस्टेब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। चलो, ये उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें दी है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डाइवर्स्ड देयर ऑपरेशन विद द advent of liberalization and they have set up subsidiaries to offer wide range of new products and services वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं। RBI has issued guidelines for the development, ICICI, फिर वो सारी चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड है। फिर ये डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, तो वो आगुल कमेटी के बेसिस पे बनाया था, और उनका काम क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ते हैं, देखो चलो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं होते, मैंने क्या बोला था, जो अनऑर्गेनाइज माने जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो रेगुलेटेड नहीं होते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इनका काम क्या होता है, लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरिया। ये जनरली है ना, ये अपने अर्बन एरियाज में नहीं होते हैं, जो गाँव खेड़े होते हैं ना वहाँ पर होते हैं ये लोग, ठीक है। द इंडिजिनियस बैंकर, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शंस
सिमिलर टू बैंक्स दे मोस्टली डील इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी वगैरह देते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता है फ्रॉम मार्केट टू अनदर, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये जनरली ये गांव खेड़े में मिलेगा आपको, अर्बन एरियाज में, यहाँ पे सिटीज़ में नहीं देखने मिलता ये। ये कहाँ पर होता है पता है, जनरली जहाँ पर बैंक्स वगैरह नहीं होते। यहाँ पे देखो ना लिखा है अनबैंक्ड एरियाज, जहाँ पे गांव वगैरह में, जहाँ पे पहले बैंक्स वगैरह नहीं होते थे। अभी तो ये बहुत कम हो गया, इतना आपको देखने भी नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पर अभी भी चलता है ये, ठीक है। जहाँ पर जनरली गांव में वगैरह है ना, जहाँ पर ये नहीं होते, बैंक्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कैसा होता है, एग्रीकल्चर्स होते हैं, उनको छोटे छोटे अमाउंट में क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो उसके लिए वो होता है। चलो फिर मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या होता है पता है, वो तुमने एक मूवी देखा है माला माल वीकली, उसमें होती है ना वो ठकुराइन, वो देखो सबको लोन वगैरह देती है, तो वैसा ही है देखो ये मनी लेंडर। वो क्या करते हैं, दे मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस, गाँव में ही था। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज, उनका है ना इंटरेस्ट रेट एक तो सबसे बहुत ज़्यादा होता है, आप मुद्दल चुका दोगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे, इतने इंटरेस्ट रेट उनके होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। ये क्यों होते हैं वगैरह, एकदम ईजी है, आपको खाली एक बार रीड करना है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें है ना अनरेगुलेटेड एनबीएफसी, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, 3 पार्ट में है। एक होता है निधि, चिट फंड और एक लोन कंपनीज। तो ये निधि, चिट फंड वगैरह क्या होता है देखो आप पढ़ते हैं। ये देखो, ये इसमें कैसा होता है पता है, ये तुम लोग ने पता है वीसी वगैरह सुना होगा। वीसी माने क्या होता है पता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे क्या करते हैं पता है लोग, कुछ हर महीने है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ 10 लोग है समझो, तो सब लोग है ना क्या करेंगे, 1,000 रुपया निकालेंगे, और जिसको कुछ ज़रूरत होगा, जिसको उस महीने में पैसे चाहिए, तो उसको क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर उसमें से क्या करते हैं, वो जो बंदे ने लोन लिया है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। देखो वही लिखा है, लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनी। ये क्यों किया जाता है सर, क्योंकि है ना बैंक्स वगैरह बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो अपने ही लोगों के लिए आसपास में कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिल सके, उसके लिए किया जाता है। दे प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बीइंग अनरेगुलेटेड, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। चलो ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह क्या होता है वो आप एक बार देखो, मैं पढ़ा देता हूँ। ये हमें ना ऊपर आया था एक बार मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, मैं एक बार बता देता हूँ। व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ डे, इट इज नोन एज कॉल। अभी है ना, कॉल माने क्या होता है पता है, एक दिन के लिए जब पैसा देते हैं ना उधर, उसे कहा जाता है कॉल। सर एक दिन के लिए उधर कौन लेता है, एक दिन के लिए सर लेते हैं उधर जो बैंक्स होते हैं ना, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वो एक बैंक है ना दूसरे बैंक से एक एक दो दो दिन के लिए भी उधार लेते हैं, ठीक है, होता है, ऐसा होता है। व्हेन मनी इज बोरोड फॉर लेंट फॉर मोर देन अ डे अप टू 14 डेज, एक दिन से ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा लेकिन 14 दिन तक, उसे क्या कहा जाएगा, नोटिस मनी। फिर ट्रेजरी बिल, दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आरबीआई के आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फिर कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल, ये आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वैसा ही है कुछ। कमर्शियल डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं, सब इनसिक्योर्ड होता है ये, ठीक है। और एक होता है कमर्शियल बिल्स, शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट एट लो रिस्क, ठीक है। चलो रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो मनी मार्केट का रोल क्या होता है सर, हमने क्या पढ़ा अभी तक, मनी मार्केट का रोल क्या होता है, मनी मार्केट क्यों, उसका क्या, उससे क्या होगा मनी मार्केट से। तो देखो कैसा होता है कि कुछ लोगों को है ना ज़्यादा दिनों के लिए लोन नहीं चाहिए, छोटे छोटे टर्म के लिए लोन चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यानी कि मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना, 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। क्या करेंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, देखो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, जो बोरोवर्स है उनका क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि जब चाहिए तब पैसे मिल सकते हैं, वो मैनेज करने में मदद करेगा आपको लिक्विडिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी और कंट्री में डेवलपमेंट भी होगा, जिसको जैसे पैसे चाहिए वो मिलते जाएंगे, तो उनका काम होता जाएगा और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होता जाएगा। फिर एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइंड to suit the risk and return preferences of the investors. This enables the investor to hold a portfolio of different financial assets, in turn helps to minimize and तो उनको रिस्क मिनिमाइज करने में मदद करता है और रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करने में मदद करता है। फिर एक होता है इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। तो इससे होता क्या है कि
रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बोला था ना कि रिसोर्सेज जो है वो बराबर तरीके से एलोकेट होंगे एंड मोबिलाइज होंगे इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स। जैसे कि लोगों के पास क्या होता है कि पहले पैसे पड़े ही रहते थे, लोग ये बैंक्स वगैरह में अकाउंट्स खुलवाते नहीं थे, तो अभी अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हैं तो लोगों को लोन मिल पाते हैं। तो ये पैसा है ना घर पे पड़ा था उससे अच्छा एक चैनलाइज हो गया, एक सिस्टम में आ गया। तो देखो क्या लिखा है, मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड। बराबर, तो अभी देखो किसी के पास कुछ ज़्यादा पैसे पड़े हुए और कुछ वहाँ पर कोई है जो लोन के लिए मर रहा है, तो उससे क्या हो गया कि इसका भी सप्लाई हो गया बराबर, इसको भी कुछ पैसे मिल गए और वहाँ पे किसी को जो लोन चाहिए था वो भी मिल गया, तो सब क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, सेंट्रल बैंक। उसका काम क्या होता है कि जो मनी का क्वांटम जो चाहिए है हमारा पूरे इकोनॉमी में और जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है और वो सब एक बार मैनेज हो जाए, वो उनका क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है। वो क्यों बनाई जाती है, उसका रीज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, मतलब कैश की जगह पे कुछ और भी यूज़ हो रहा है तो वो भी मनी मार्केट में यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था आपको ओडी वगैरह। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, growth of commerce industry and trade, तो मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु आर इन अर्जेंट एंड शॉर्ट टर्म नीड। वही मैंने बोला ना कि जिसको पैसे की ज़रूरत है, बहुत छोटे समय के लिए चाहिए लेकिन पैसे चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ड्यूअल स्ट्रक्चर माने क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसा होता है कि वो लोग है ना डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते। अभी जैसे कोई गांव खेड़े में कोई आदमी है जो सबको लोन देता फिरता है, तो वो एक रेगुलेशन में नहीं आता, वो एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है, तो वो एक एक जो है ना पूरा सिस्टम है ना उसमें एक ब्रेक हो जाता है। अभी जैसे कि वो बैंक से विड्रॉ कर करके सबको दे रहा है, तो वो वापस वो सिस्टम जो हमने हमने पढ़ा था वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो पैसा इधर जाता है वो वापस उधर आता है, तो वो नहीं बन पाएगा। करेक्ट, तो पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कोई बैंक कोई कमर्शियल बैंक है जो 4% कर रहा है, कोई 6%, कोई 8%, सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक शॉर्टेज ऑफ फंड्स, अभी होता क्या है कि है ना लोग है ना इनएडिक्वेट, मतलब सेविंग्स जो है उतनी प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है मनी मार्केट में है ना शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाता है, पैसे बराबर होते नहीं है लोगों को लोन वगैरह देने के लिए। फिर इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, मतलब जो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैसे खर्चे होते हैं। फिर इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, अपने जो रूरल एरिया है, गांव खेड़े, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी बराबर नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें मनी मार्केट के लिए। फिर सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे कि अभी अपना जो अक्टूबर से लेके जून मंथ होता है ना, जहाँ पे जनरली मैं बोलूँ ना जून से लेके जनवरी तक का जो मंथ होता है, जनवरी फरवरी तक, वो जो है ना फेस्टिवल का मंथ होता है, तभी है ना बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। फिर फरवरी से लेके वापस मार्च अप्रैल तक वो पूरा डल जाता है, तो कैसा होता है कि कुछ टाइम के लिए पैसे हमें मार्केट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टाइम वापस कम है, तो वो क्या हो रहा है, एक फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन वाइज फ्लक्चुएट हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर तो वीकर सेक्शन से कुछ अलग अलग ग्रुप ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी नहीं हो पाता। डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बराबर नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है,